अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम बात करेंगे ईसीओ के बारे में। द ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईसीओ है क्या, कब बना, या इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है और कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, तो आइए जानते हैं। आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, इट वाज मेड इन 1964 बाय 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर बनाया था आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट 64 में, कि हमें डेवलपमेंट के लिए तावन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, सहकार चाहिए। तो इसलिए 64 में इन्होंने बनाया आरसीडी को। और आगे चलकर 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो ईरान ने विथड्रॉ किया, ईरान लेफ्ट the RCD. As a result, the RCD was dissolved. मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया RCD को जब ईरान ने 79 में विथड्रॉ किया RCD से। तो आगे चलकर वंस अगेन इन 1985 दोबारा सोचा इन्होंने कि भाई हमें एक तंजीम चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो ईसीओ को बनाया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 85 में। वही 3 कंट्रीज हैं, यानी कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने, इन तीनों ने मिलकर बनाया ईसीओ। तो ईसीओ इज एक्चुअली द सक्सेसर ऑफ द आरसीडी। तो ये 3 कंट्रीज थे इसके फाउंडर 85 में। आगे चलकर 28 नवंबर ऑन 28 नवंबर 1992 7 more countries they joined the ECO. अब वो कौन से 7 कंट्रीज हैं? 5 कार्स सेंट्रल एशिया से हैं, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान, और अफगानिस्तान है और अजरबैजान भी है। तो 7 वो हो गए और 3 ये पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। तो आजकल जो है 10 मेंबर्स हैं ईसीओ के। तो जब 28 नवंबर 92 को 7 और भी कंट्रीज आकर मेंबर बने ईसीओ, तो ये जो दिन है 28 नवंबर का, इसको हम कहते हैं द ईसीओ डे। ये है ईसीओ डे क्योंकि यहाँ जो मेंबर्स आए 7 इसलिए, और जो पहला इजलास था, द फर्स्ट समिट ऑफ द ईसीओ वाज आल्सो हेल्ड इन 1992। और जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। English is the official language of the ECO. The headquarters of the ECO is located in Tehran, Iran. इसका हेडक्वार्टर तेहरान, ईरान में है। अब यहाँ मैंने लिखा है कि रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ द ECO, कि ECO ने क्या किया। ECO ने क्या किया इस खित्ते के लिए, जिसके मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और जो 5 कार्स कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा है कि आईपी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, आल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन। अब ये तो जो है ईरान ने अपने तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर टफ्टन तक, जो कि इन पाकिस्तान वी हैव बलूचिस्तान, तो वहां तक ईरान ने पाइपलाइन खुद जो है वो स्प्रेड किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ भी स्टेप नहीं लिया आगे पाइप्स को यूज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान डरता है। हम तो एक डिपेंड करते हैं ऑन द लोन्स, ऑन द एड्स ऑफ द यूएसए, द यूएई एंड सऊदी अरेबिया, और हमें डर है कि अगर ईरान के साथ हमने ये गैस मायदा किया तो शायद सऊदी अरेबिया और द यूएई या द यूएसए वो हमारा एड खैरात रोक लेंगे और जो हमारे रिलेशन है उनके साथ वो शायद खराब हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है। एक तो ये, सेकंड ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई ईरान के ऊपर सैंक्शंस, पाबंदियां हैं। अगर आपने भी यही सोच लिया कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, इसलिए पाकिस्तान ने आज तक आईपी गैस पाइपलाइन को जो है आगे मजीद यूज नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने ईरान के अंदर डेवलप किया है चाबहार सी पोर्ट को। तो इंडिया के लिए कोई भी सैंक्शंस नहीं है क्या? तो भाई सैंक्शंस हैं वो अलग बात है, लेकिन इंडिया ने वहां बनाया एक मुकम्मल तरह से शहर ईरान के अंदर, और हमने एक छोटा सा गैस मायदा अभी तक नहीं किया। सो दिस इज पाकिस्तान वीक फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं अपॉन द एड ऑफ द यूएसए, द यूएई, सऊदी अरेबिया।
दिस इज पाकिस्तान वर्स्ट डिसीजन एंड अ पुअर फॉरेन पॉलिसी। तो ये भी जो है पाइपलाइन, ये भी जो है बिकॉज ऑफ ईसीओ हमारे तल्लुकात काफी क्लोज हैं, इसलिए हो गया। उसके बाद पाक तुर्क रिलेशंस, पाकिस्तान के अंदर तुर्की ने काफी प्रोजेक्ट्स यूज किए हैं। तो आजकल जिस तरह क्लोज है पाकिस्तान और तुर्की, एक तो तारीखी लिहाज से जिस तरह खिलाफत मूवमेंट चला बड़े सगीर के अंदर 1919 से 24 तक, जब मुसलमानों ने, इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सपोर्ट किया ओटोमन एम्पायर को, ठीक है ना। तो हालांकि तारीखी लिहाज से भी काफ़ी क्लोज है तुर्की पाकिस्तान को, लेकिन जो आज कल जो काफ़ी क्लोज हैं, आप देखें ज़रा इन पाकिस्तान, ये पाक तुर्क स्कूल्स, पाक तुर्क स्कूल हों या लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या मुल्तान में, जो मेट्रो बस सर्विस है ये भी आपको तुर्की ने दिया है। और जो है लाहौर में है चौक इस्तंबुल चौक, वहाँ पर पाक तुर्क कल्चरल सेंटर भी है। तो हम काफ़ी क्लोज हो चुके हैं माशाल्लाह। इट इज़ देयर इज़ बिग रोल ऑफ द ईसीओ वहाँ पर। और उसके बाद क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर काफी मिलिट्री ऑपरेशन भी किए हैं। इन तीनों कंट्रीज ने अपने जो उनकी मिलिट्रीज हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या वो एयरफोर्स हो, उनको वो काफी ट्रेन भी करते हैं, ठीक है ना। और अब जो पाकिस्तान डे को परेड हुआ था इस्लामाबाद में 23 मार्च को, तो वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी सोल्जर थे तुर्की के और अजरबैजान के, वहाँ पर भी आए थे, वहाँ पर मिलिट्री वाले। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में कोई 15-20 दिन पहले इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे, इस्लामाबाद से जो है फ्रॉम पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद, फिर तेहरान ईरान, उसके बाद जो है वो इस्तांबुल तुर्की तक हमें जो है वो रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, यानी कि ट्रेन बना रहे हैं। अब ये जो ट्रेन है, अब ये स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ये प्रपोजल है, अगर ये बन गया तो बहुत ही इजीली आप यहाँ से जाएंगे वहाँ तक, जो है फ्रॉम पाकिस्तान, ईरान और तुर्की तक। अब ये तो हो गए कुछ हमारे रिलेशंस, जो मैंने कहा कि यहाँ कुछ स्टेप्स लिए हैं ईसीओ ने, लेकिन याद कीजिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most important thing of the ECO is ECO was actually made to become European Union। जो EU है यूरोप के अंदर, तो एशिया के अंदर हमने कहा कि ECO को हम बनाएंगे the EU ऑफ एशिया। जो मैंने कहा था पहले एक वीडियो में कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 इसके मेंबर्स हैं, वहां कोई भी बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, देयर इज अनहैम्पर्ड, there is no barrier regarding the movement of goods and services। आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, कोई भी टैक्स टैरिफ नहीं है, कोई भी वीजा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है। तो इसलिए ईयू काफी जो है ना वो स्ट्रांग हो गया वहां पर। तो ईसीओ का बेसिकली यही मकसद है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो 10 मेंबर्स हैं, लेकिन खास तौर पे पर्टिकुलरली पाकिस्तान, ईरान और टर्की, वहां पर जो है कोई भी टैक्स ना हो, कोई भी पासपोर्ट ना हो, कोई भी वीजा ना हो, फ्री मूवमेंट हो गुड्स का, सर्विसेज का। लोग अगर जाएंगे पाकिस्तान से ईरान, तुर्की या सेंट्रल एशिया में, तो कोई भी पासपोर्ट, कोई भी वीजा हम जो है वो यूज ना करें। तो ये जो है मैंने कहा कि ईसीओ का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है टू बिकम लाइक द यूरोपियन यूनियन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, इनके वजह से काफी डेवलपमेंट कम हुआ और पाकिस्तान का भी काफी कमजोर रोल है यहां पर। क्योंकि मैंने कहा कि इंडिया ने जो पाबंदियां हैं अगेंस्ट ईरान, उनके बावजूद भी इंडिया ने वहां एक चाबहार के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली तौर पर पाकिस्तान क्लोज है सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका, और इसलिए हमारे ताल्लुकात काफ़ी कमज़ोर हैं विद ईरान। और ये पाकिस्तान को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको लाजमी शिफ्ट करना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए टुवर्ड्स ईरान, तो बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और ये बात मैं लाजमी कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीओ एज कम्पेयर टू सार्क। सार्क नाम पर है, सार्क ने कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान, मेरे ख्याल में जिस तरह ये समिट होने वाला था पाकिस्तान के अंदर और इंडिया नहीं आया, एज अ रिजल्ट वो समिट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया।
सार्क का समिट जो पाकिस्तान में था वो खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया ने कहा कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान मस्ट लीव सार्क। अगर पाकिस्तान यहां पर फोकस करे ईसीओ के ऊपर, और जो है विदाउट एनी फियर हम अगर फोकस करें टुवर्ड्स ईरान, तो ईरान से आपको गैस भी मिल जाए, मूवमेंट हो वहां पर फ्री गुड्स का, सर्विसेज का, और ईरान जो है विच इज क्वाइट रिच इन ऑयल एंड पेट्रोल मिनरल्स, तो काफी फायदा होगा पाकिस्तान को। और जो सेंट्रल एशिया है वो भी इसके मेंबर्स हैं ईसीओ के, तो वो काफी जो है सेंट्रल एशिया कार्स दे आर क्वाइट रिच इन गैस, तो वहां से आपको गैस भी मिल सकता है। और मेरे ख्याल में सेंट्रल एशिया को हम दावत भी दें सीपेक की तरफ, बिकॉज सेंट्रल एशिया कार्स कंट्रीज दे आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज, देयरफॉर दे कैन यूज Pakistan, Pak China CPEC. Therefore, Pakistan can be proved as the gateway towards Central Asia. लेकिन हमारी कमजोर फॉरेन पॉलिसी है, हमारे पास कमजोर लीडरशिप है, तो पाकिस्तान ने कोई भी आज तक फायदा नहीं उठाया इतना बड़ा, नई ईसीओ से, नई ईरान से सही तरह से। तो ये वक्त है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान लाजमी अपने रिलेशंस बेहतर करे ईरान के साथ। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।